आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, आज पावर शेयरिंग पर के दिन है बिताना। अरे ले 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 ले। लास्ट में थोड़ा मैं बेसुरा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गाना मैं गाता नहीं हूँ, गाना कभी कभी मैं गुनगुना देता हूँ। गाना गाने की उतनी टैलेंट नहीं, अगर होता तो मैं सिंगर होता, यहाँ क्यों पढ़ा रहा होता। तो ज़िंदगी का जो सफ़र है एकदम सुहाना है, और आज पावर शेयरिंग पर कर जो है से कि दिन को बिताना है। ठीक है, पावर शेयरिंग क्लास 10 पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग है। पढ़ने का मन है ना कि पढ़ने का मन नहीं है? गाना इसीलिए गाए हैं ताकि आपके मन को बना सके कि पावर शेयरिंग हम लोगों को आज पढ़ना है। अब नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई विकल्प थोड़े है। आप खुद बताइए कि कोई विकल्प है जिस विकल्प से जो है से कि यूज करते हुए और बिना पढ़े हुए और बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं? कोई विकल्प ही नहीं। तो चलिए पढ़ ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। धीरे धीरे कर कर जो है से कि पढ़ लेंगे, चैप्टर कवर हो जाएंगे, धीरे धीरे कर कर फिर याद भी कर लेंगे और फिर बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर भी कर लेंगे। यहाँ पर बोला गया कि इन द क्लास 9 वी हैव स्टडीड अबाउट द डेमोक्रेसी। क्लास 9 में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। सिविक्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ द क्लास 9th, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो हम लोग क्लास 9th में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। दिस ईयर वी विल कंटिन्यू द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी की टूर की शुरुआत हम लोग क्लास 9th में किए थे, उस डेमोक्रेसी की टूर को इस साल भी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कैरी करेंगे। ओके, एंड डिस्कस हाउ पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लास 9th में हम लोग ये भी पढ़े थे कि कैसे जो है पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है। इस साल भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ इस साल ये भी पढ़ेंगे कि पावर को कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है। चीज़ें क्लियर है ना? क्लास 9th में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े थे। इस साल भी उस डेमोक्रेसी के टूर को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कि पावर को कैसे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है। ओके, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कह लिया जाए तो वी कैन स्टडी व्हाट आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट क्या है, डेमोक्रेसी में पावर को कैसे शेयर किया जाता है। पावर शेयरिंग का मतलब है गवर्नमेंट पावर को शेयर करना, पॉलिटिकल पावर को शेयर करना। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट क्या है। ओके, एंड वी विल कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग विद द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। और हम लोग पावर शेयरिंग के आइडिया को कैरी करेंगे बाय द केस स्टडी ऑफ 2 कंट्री। 2 देशों का केस स्टडी हम लोग करेंगे। फर्स्ट कंट्री हम लोगों का बेल्जियम होगा और सेकंड कंट्री हम लोगों का श्रीलंका होगा। और फिर ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। जैसे कि एक और कुछ चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं कि घर पर आप लोग देखते होंगे, अपने घर और आसपास अगल बगल आप ये देखते होंगे कि कोई भी उस घर में जब डिसीजन लिया जाता है तो कुछ घर ऐसे होते हैं जिस घर में सिर्फ और सिर्फ पापा ही डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। तो कंप्लीट जो पावर है, 100% जो पावर है वो किसके पास है? फादर के पास है। लेकिन बहुत सारे घर आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर 100% पावर किसके पास होता है? मदर के पास होता है, मॉम के पास होता है कि भाई मम्मी जो बोलेगी वही होगा, अदरवाइज कोई काम होने वाला नहीं है। पर कुछ घर ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर क्या होता है कि पावर 50-50 शेयर होता है कि नहीं, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो मदर और फादर दोनों का जो है से कि हाँ होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
माने दोनों लोग जब सहमत होंगे तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से पावर शेयरिंग ही है, लेकिन वो पावर शेयरिंग एक फैमिली में है। वो डिसीजन मेकिंग पावर शेयरिंग है लेकिन एक फैमिली में है। लेकिन हम लोग यहाँ जो पावर शेयरिंग पढ़ेंगे वो डेमोक्रेसी में देखेंगे, वो एक देश में देखेंगे कि एक देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर कैसे पावर को शेयर किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेल्जियम को, देन विल कंटिन्यू श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले बेल्जियम से हम लोग शुरू करेंगे। बेल्जियम के बारे में क्या बोला गया कि इट इज़ अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। स्मॉलर देन हरियाणा। अगर इसके एरिया को कंपेयर करोगे हरियाणा से तो हरियाणा से भी जो है बेल्जियम छोटा है। पहला पॉइंट बेल्जियम के बारे में क्या है कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। कितना छोटा सा देश है, तो स्टेट हरियाणा से भी क्या है, छोटा है। देन इट हैज बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। और बेल्जियम का जो बॉर्डर है किन किन देशों के साथ कनेक्टेड है, तो देखिए फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ये रहा आपको बेल्जियम। बेल्जियम का जो बॉर्डर है किस किस देशों के साथ कनेक्टेड है, फ्रांस, फ्रांस के बाद आपका क्या हो गया, जर्मनी, लक्समबर्ग एंड देन हो गया नीदरलैंड। बेल्जियम का बॉर्डर जो है फ्रांस, लक्समबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड से कनेक्टेड है। देन इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, दैट इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का क्या है, हाफ है, आधा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसके जो बॉर्डर है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। देन इसकी पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए तो इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, दैट इज द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का बिल्कुल क्या है, हाफ है। आगे बढ़ते हैं। नाउ इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन क्या है। वर्ड इथनिक का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है। वर्ड इथनिक का मतलब होता है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। जब अलग अलग कल्चर के बेसिस पर जब सोसाइटी को डिवाइड करते हो तब उस डिवीजन को ही क्या कहते हो आप, इथनिक कहते हो, और उस ग्रुप को क्या कहते हो, इथनिक ग्रुप कहते हो। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर के फॉलो करने वाले लोग जो हैं बेल्जियम में रहते हैं। तो इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, आखिर कौन कौन से वो ग्रुप हैं जो बेल्जियम में रह रहे हैं। इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ओके, व्हाट आर द इथनिक ग्रुप दैट आर लिविंग इन द कंट्री बेल्जियम। तो क्या बोला गया कि 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम के पॉपुलेशन का 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है और कौन से लैंग्वेज को बोलता है, डच लैंग्वेज को बोलता है। देखिए बेल्जियम का मैप यहाँ दिया हुआ है। यहाँ जो येलो कलर है, येलो कलर जो है वो फ्लेमिश रीजन को शो करता है। और क्या बोला गया कि 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन में रहता है और कौन से लैंग्वेज को बोलता है, डच लैंग्वेज को बोलता है। चीज़ें क्लियर है। इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम में फर्स्ट पॉइंट ये है कि 59% पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक विच लैंग्वेज, डच लैंग्वेज। देन 40% पॉपुलेशन लिव्स इन वलोनिया रीजन, ये आपका क्या हो गया, वलोनिया रीजन हो गया। 40% पॉपुलेशन लिव्स इन वलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और एक कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। वी आर डिस्कसिंग इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ओके। देन रिमेनिंग 1%, साधारण सी बात है, 59% एंड देन 40% दैट गोज टू 99%। 1% पॉपुलेशन अभी भी बचा हुआ है। तो रिमेनिंग 1% जो पॉपुलेशन है दैट स्पीक विच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। दैट स्पीक जर्मन लैंग्वेज, वो जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। ये हो गया बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन। जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, ये आपका कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है। दिस इज द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स। ये आपका कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स में बोला गया कि यहाँ का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो बिल्कुल अपोजिट है।
यहाँ पर 80% जो पॉपुलेशन है वो कौन से लैंग्वेज को बोलता है, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलता है, और 20% जो पॉपुलेशन है वो कौन से लैंग्वेज को बोलता है, डच लैंग्वेज को बोलता है। चीजें क्लियर है? अरे चीजें क्लियर है, बोलो ना, आवाज क्यों नहीं निकलता है आप लोगों को? कमेंट कीजिए। गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं हो रहे, अरे गुस्सा थोड़े हो रहे। गुस्सा आदमी किस पर होता है? गुस्सा उसी पर होता है जिससे आदमी जो है ऐसा कि अपना होता है, प्यारा होता है। हमको लाके क्लास में कभी कभी फील हो जाता है क्लास वाला, कोई बात नहीं, होता है। 80% जो पॉपुलेशन है वो ब्रसेल्स में जो 80% पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, और 20% जो ब्रसेल्स में पॉपुलेशन है वो कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को बोलते हैं। ये हो गया इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब है टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। जो फ्रेंच और डच कम्युनिटी बेल्जियम में रह रहे हैं उनके बीच क्या टेंशन है। फ्रेंच कम्युनिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज 40% है और डच कम्युनिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज 59% है। तो उनके बीच क्या टेंशन है, उस टेंशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। बोला गया कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप आपको फ्रेंच है, जो माइनॉरिटी ग्रुप फ्रेंच है कंपेयर टू डच वो क्या है, रिच और पावरफुल है। हियर इट इज सेड दैट कि जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज कम है, और किनका पॉपुलेशन परसेंटेज कम है, फ्रेंच कम्युनिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज कम है, लेकिन ये कंपेयर टू डच के कंपेयर में इनकी जो स्थिति है वो बेहतर है। डच के कंपेयर में क्या है, रिच और पावरफुल है। तो उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन डच कम्युनिटी गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जब डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लाभ मिला, एजुकेशन का लाभ मिला, बहुत बाद में जब वो इकोनॉमिकली डेवलप हुए और एजुकेट हुए, तब फिर क्या हुआ कि दिस लेड टू टेंशन बिटवीन देम ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। तब इन दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन होने लगा। डच कम्युनिटी देख रहा है कि हमारा पॉपुलेशन परसेंटेज इस देश में ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो फ्रांसीसियों से खराब है। तो खराब क्यों है भाई? जब पॉपुलेशन परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारी स्थिति खराब क्यों है? या ये देख रहा है कि फ्रांसीसियों के पास पावर ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास पावर ज़्यादा है, और जब पॉपुलेशन इनके पास ज़्यादा है तो फिर पावर उनके पास क्यों ज़्यादा है भाई? इस तरह की सिचुएशन हो गई। एंड द टेंशन वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन है। ब्रसेल्स में क्यों ज़्यादा टेंशन है कि डच वाज मेजॉरिटी इन कंट्री। जो डच कम्युनिटी है पूरे देश में तो मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। कैपिटल सिटी में उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज 20% है, वहाँ पर मेजॉरिटी में जो है से कि फ्रेंच कम्युनिटी है। तो इस तरह का इन दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन हो गया। अब इस टेंशन को पेंशन बाद में दिया जाएगा, इस टेंशन को रिजोल्व बाद में किया जाएगा। उससे पहले हम लोग श्रीलंका का स्टडी कर लेंगे। श्रीलंका को देख लेंगे कि श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वहाँ पर कौन कौन से ग्रुप रह रहे हैं। देन हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि श्रीलंका में किस तरह के पावर को शेयर किया गया। तब हम आएंगे बेल्जियम पर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कंट्री हम लोग श्रीलंका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और बिल्कुल हमारे देश के पास में ही है, बिल्कुल हमारे देश के पास में ही है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो है श्रीलंका के बारे में, पहला पॉइंट ये है कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मीनिंग आपको पता ही होगा, एक ऐसा लैंड सरफेस जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, तो वैसे लैंड सरफेस को आइलैंड कहते हैं। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है एंड दैट इज फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द तमिलनाडु, जो तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। बताए तो कि श्रीलंका जो है हमारे देश के बिल्कुल पास में ही है।
श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। जो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए तो श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ है। श्रीलंका का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़ है। दैट इज सेम एज द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का बिल्कुल वो इक्विवेलेंट है। श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ है जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। डाइवर्स का कहने का मतलब ये होता है कि वेराइटी ऑफ पीपल, डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब वेराइटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन द श्रीलंका। श्रीलंका में कई तरह के लोग रह रहे हैं, वैरायटी ऑफ लोग रह रहे हैं। सो दैट्स वाई हियर इट इज सेड दैट कि श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की पॉपुलेशन डाइवर्स है। डाइवर्स कैसे हैं? तो यहाँ पर मेजर सोशल ग्रुप की अगर बात कर लिया जाए तो मेजर सोशल ग्रुप में सिहाला स्पीकर हैं जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज 74% है। एंड सेकेंड ग्रुप आपका तमिल स्पीकर है जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है? 18%। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका का पॉपुलेशन डाइवर्स है। कैसे डाइवर्स है? तो बोला गया कि 74% सिहाला स्पीकर, 74% जो पॉपुलेशन है वो सिहाला लैंग्वेज को बोलते हैं और 18% जो पॉपुलेशन है वो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, इसलिए वो तमिल स्पीकर हो गए। उसके बाद बोला गया कि तमिल हैव 2 सब ग्रुप। तमिलों में 2 सब ग्रुप देखने को मिलेगा। एक आपका हो गया श्रीलंकन तमिल जो कि 13% है और सेकेंड ग्रुप आपका हो गया इंडियन तमिल जो कि कितना परसेंट है? 5%। देखिए श्रीलंकन तमिल भी भारत से ही गए हैं लेकिन ये बहुत पहले गए हैं, कई 100 साल पहले गए हैं, इसलिए उनको श्रीलंकन तमिल कहा गया। इंडियन तमिल जो है, इंडियन तमिल ब्रिटिशर्स के द्वारा ले जाया गया और वो प्लांटेशन वर्कर के रूप में गए और फिर जाकर वहाँ पर रहने लगे, इसलिए उनको क्या बोला गया है? इंडियन तमिल बोला गया। ओके, देन श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर श्रीलंकन तमिल की बात कर लिया जाए कि श्रीलंकन तमिल श्रीलंका के किन हिस्सों में रह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका का मैप दिया हुआ है और यहाँ पर शो किया गया है कलर से, अलग अलग ग्रुप को कलर से शो किया गया है। और जो श्रीलंकन तमिल हैं इस देश के क्या बोला गया? नॉर्दर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। ये रेड कलर से दिखाया गया है श्रीलंकन तमिल को, जो यहाँ शो करता है कि जो श्रीलंकन तमिल है इस देश के नॉर्दर्न पार्ट में है और ईस्टर्न पार्ट में है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। उसके बाद बोला गया अगर रिलीजन वाइज अगर देख लिया जाए तो मोस्ट सिहाला स्पीकर आर बुद्धिस्ट। जो सिहाला स्पीकर हैं, सिहाला स्पीकर क्या हैं? बुद्धिस्ट हैं। वाइल जबकि तमिल्स आर आइदर हिंदू और मुस्लिम। जो तमिल हैं, तमिल या तो हिंदू हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं? मुस्लिम हो सकते हैं। इसके अलावा 7% जो पॉपुलेशन है, 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियन का है और एक क्रिश्चियन या तो तमिल लैंग्वेज को बोल रहे होंगे या तो वो सिहाला लैंग्वेज को बोल रहे होंगे। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये है श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन, देन उसकी पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन कितना है और किस तरह के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द बेल्जियम। इन द बेल्जियम वी हैव डील आउट द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बेल्जियम, देन इट्स पॉपुलेशन, देन what are the ethnic composition of Belgium, and what are the tension that are existed between the French and Dutch community. And then same thing we have discussed in the Sri Lanka, like श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसका पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पर कौन कौन से लोग रह रहे हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि श्रीलंका में कैसे पावर को शेयर किया जाएगा और फिर हम लोग क्या देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्त के साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।
और खुदी को कर बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदी को कर बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे। जब ऊपर चढ़ा तो खुदा ने खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। खुदी को कर बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे, जब ऊपर चढ़ा तो खुदा ने खुद पूछा कि अबे अब उतरेगा कैसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटी चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि श्रीलंका में कैसे पावर को शेयर किया गया। देन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्रीलंका को। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जो नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में है और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। और वर्ड मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, लाइक हियर इट इज स्टेटेड कि अ बिलीफ इन विच मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। एक तरह का बिलीफ है, एक तरह का विश्वास है, जिस विश्वास में मेजोरिटी ग्रुप जिसका पॉपुलेशन परसेंटेज 50% से ज़्यादा हो, वो जैसे चाहे वैसे रूल कर सकता है, शासन कर सकता है। तब उस बिलीफ और उस विश्वास को हम लोग क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। और श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म ही आता है, लाइक हियर इट इज सेडेड, फर्स्टली हियर इट इज सेडेड कि श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट इन 1948। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में कब इमर्ज होता है, तो 1948 में। और जैसे ही इसको इंडिपेंडेंस मिला, इंडिपेंडेंस के बाद आप ये देखते हो कि लीडर्स ऑफ द सिहाला कम्युनिटी ट्राई टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। जो सिहाला कम्युनिटी के लीडर हैं, सिहाला कम्युनिटी जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज 74% है, सिहाला कम्युनिटी के जो लीडर है वो ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट पर क्या किया जाए, डोमिनेंस को मेंटेन किया जाए। दे ट्राई टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट and then it is said कि they adopted a series of majoritarian step to establish सिहाला सुप्रीमेसी। सिहाला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, सिहाला सर्वोच्चता को एस्टेब्लिश करने के लिए वो कई सारे मेजोरिटेरियन स्टेप लेते हैं। मेजोरिटेरियन स्टेप क्या होता है, तो जब मेजॉरिटी ग्रुप कोई स्टेप ले और वो स्टेप अगर अपने फेवर में ले, तब उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियन स्टेप कहते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो कॉमन क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मेजोरिटेरियन मेजर या स्टेप टेकन बाय द सिहाला कम्युनिटी इन श्रीलंका। ओके, तो उसका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज। 1956 में एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया कि सिहाला एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, तमिल लैंग्वेज को अवमानना की जा रही है। पहला मेजोरिटेरियन मेजर्स ये हुआ। सेकंड क्या है कि प्रेफरेंस वेयर गिवन टू सिहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। प्रेफरेंस दिया जा रहा है, किसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, सिहाला एप्लीकेंट, सिहाला स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। किसके लिए, यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिहाला स्टूडेंट ही जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ और सिर्फ सिहाला स्टूडेंट को ही मिल रहा है। ये हो गया सेकेंड मेजोरिटेरियन मेजर्स या स्टेप। देन क्या है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट अ स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। नए कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को मेंशन कर दिया गया कि जो राज्य है, जो देश है, वो देश क्या करेगा, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और प्रमोट करेगा। और सिहाला कम्युनिटी ही बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। तमिल या तो हिंदू थे या तो क्या थे, मुस्लिम थे। तो दीज आर द मेजोरिटेरियन मेजर टेकन इन द श्रीलंका, ओके, बाय द सिहाला कम्युनिटी। अब इन सारा स्टेप का रिजल्ट क्या हुआ, तो रिजल्ट यहाँ पर दिया गया कि ऑल दीज गवर्नमेंट स्टेप ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन एमोंग श्रीलंकन तमिल। जब ये सारे स्टेप लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि श्रीलंकन तमिल एलिनिएट होने लगे। एलिनिएट का मतलब होता है दूर होना, नाराज होना। तो श्रीलंकन तमिल सिहाला कम्युनिटी से नाराज होने लगे, दूर होने लगे और
फिर आप ये देखोगे कि जो श्रीलंकन तमिल हैं, श्रीलंकन तमिल स्ट्रगल कर रहे हैं। श्रीलंकन तमिल स्ट्रगल कर रहे हैं। किन किन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्टली हियर इट इज सेड दैट कि दे फेल्ट दैट, उनका ये मानना है कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिहाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनका ये मानना है, तमिलों का ये मानना है कि कोई भी सिहाला लीडर ऐसा नहीं है जो उनके लैंग्वेज और कल्चर के प्रति क्या हो, सेंसिटिव हो। फिर श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी, श्रीलंकन तमिल पार्टी लॉन्च की। अ स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड कर रहे हैं जॉब में। बट देयर डिमांड्स वेयर डिनाइड, लेकिन उनके डिमांड्स को डिनाई कर दिया जा रहा है, उनके डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा। देन क्या हुआ कि बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म, कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम, जो एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम की डिमांड कर रहे हैं। इलम का मतलब स्टेट होता है श्रीलंकन कंट्री के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में। 1980 के पास कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लिट्टे है, लिबरेशन ऑफ टाइगर एंड तमिल एलम। लिबरेशन ऑफ टाइगर एंड तमिल एलम ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यही डिमांड कर रहे थे कि इस कंट्री के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम, एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बना दिया जाए, क्योंकि वो उस रीजन में ही रह रहे थे, इसलिए उस रीजन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, इन दोनों कम्युनिटी के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, सून टर्न इनटू अ सिविल वार, बहुत ही जल्द सिविल वार में कन्वर्ट हो गया और लंबे समय तक सिविल वार चला। ये सिविल वार फाइनली एंड कब हो रहा है, 2009 में। ये सिविल वार फाइनली कब इन हो रहा है, 2009 में। तो इस तरह से आप देखते हो कि श्रीलंका में पावर को शेयर किया गया। श्रीलंका में आप ये देखते हो कि जो पावर है वो पावर किस ग्रुप के पास है, किस कम्युनिटी के पास है, सिहाला कम्युनिटी के पास है। सारा पावर सिहाला कम्युनिटी के ही पास है। सिहाला कम्युनिटी पावर जो है तमिल कम्युनिटी को देने से डिनाई कर रहा, तमिल कम्युनिटी को पावर देना नहीं चाहता है। अब चलिए बेल्जियम को देख लेते हैं। देखिए बेल्जियम के बारे में क्या बोला गया, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में बोला गया कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हो रहा है, समझौता हो रहा है। बेल्जियम में क्या हो रहा है, समझौता। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, समझौता। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में समझौता हो रहा है। लाइक हियर इट इज सेड कि बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। दूसरी तरफ आप ये देखते हो कि जो बेल्जियम लीडर है वो रिकग्नाइज करते हैं कि हमारे देश में रीजनल डिफरेंसेस है और कल्चरल डाइवर्सिटी है। वो इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में रीजनल डाइवर्सिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी है, और इस बात को मानते हुए दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू एकोमोडेट इट। रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी से समझौता करने के लिए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। व्हाट आर द अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट क्या है जो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। तो देखिए यहाँ अमेंडमेंट की चर्चा की गई है, 4 अमेंडमेंट की यहाँ पर चर्चा की गई है। लाइक फर्स्ट हियर इट इज सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पूरे बेल्जियम के लिए एक जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बना है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो भी मिनिस्टर होंगे, जितने भी मिनिस्टर होंगे, कि सपोज कि अगर 100 मिनिस्टर हैं तो 50 मिनिस्टर जो होंगे वो फ्रेंच कम्युनिटी से होंगे और 50 मिनिस्टर जो होंगे वो डच कम्युनिटी से होंगे।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को प्रिस्क्राइब कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया कि नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पहला अमेंडमेंट, ये पहला सुधार है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। सेकंड क्या है कि मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री। जो बेल्जियम में जो 2 रीजन है, फ्लेमिश रीजन और वॉलोनिया रीजन, वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट बन रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारा पावर दे दिया गया। मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया जो उस देश के 2 रीजन में बने, फ्लेमिश में और वॉलोनिया रीजन में। ये हुआ सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड सुधार जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड वन क्या है? तब ब्रसेल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसेल्स में एक अलग गवर्नमेंट बनाया गया इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर भी दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को इक्वल किया गया। ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट है और वहां भी इस बात को प्रोविजन किया गया कि दोनों कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे बेल्जियम में इक्वल है वैसे ब्रसेल्स में भी क्या होगा, इक्वल होगा, 50-50 होगा। ओके। इसके अलावा बोला गया कि देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट था जिसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, दैट इज इलेक्टेड बाय द डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स नो मैटर वेयर द लिव। इसके अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट देखने को मिलेगा और कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच, डच और जर्मन के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। इस बात से मैटर नहीं करता है कि वो देश के किन हिस्सों में रह रहे हैं। These are the amendment that were going to be done by the Belgium leaders in their constitution. वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुधार करते हैं ताकि बेल्जियम में समझौता किया जाए, बेल्जियम में अच्छे से दोनों कम्युनिटी क्या कर सके, रह सके। ओके। देन बोला गया कि व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। जब बहुत बाद में यूरोपियन कंट्री साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाते हैं तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर किसको चुनते हैं, ब्रसेल्स को चुनते हैं। अब ये पॉजिटिव पॉइंट है, आखिर ब्रसेल्स को हेडक्वार्टर के रूप में क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उनका यही मानना होगा कि क्या भाई ब्रसेल्स एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग समझौते के साथ रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग की गई वो अलग मेथड से की गई और बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग की गई वो अलग मेथड से की गई। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? डिजायरेबल जरूरी। ओके, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल? पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? तो देयर आर 2 रीजन फॉर द पावर शेयरिंग, वन इज द प्रूडेंशियल रीजन एंड अनदर वन इज द मोरल रीजन। और प्रूडेंशियल रीजन में ये बोला गया कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जो अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का काम पावर शेयरिंग करता है। पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके बाद इट इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर के स्टेबिलिटी को अगर इंश्योर करना है तभी एक बहुत ही अच्छा वे है, एक गुड वे है कि आप क्या करो, अपने देश में पावर को शेयर कर लो। अगर आप अपने देश को राजनीतिक रूप से स्थिर देखना चाहते हो, तब राजनीतिक रूप से अगर स्थिरता चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, पावर को शेयर कर देना चाहिए। Then imposing the will of majority gradually weakens the unity of nation. Imposing the will of majority, मेजॉरिटी कम्युनिटी के इच्छा को इम्पोज करना, ये तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो एक कहीं ना कहीं क्या करता है, देश के यूनिटी को वीकेन कर देता है, कमजोर कर देता है।
देश के यूनिटी को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन। देन मोरल रीजन, तो मोरल रीजन में बोला गया कि इट इज अ वेरी स्पीड ऑफ द डेमोक्रेसी। मोरल रीजन में बोला गया कि इट इज अ वेरी स्पीड ऑफ द डेमोक्रेसी, कि आप कह रहे हो कि आपके देश में डेमोक्रेसी है, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी है और पावर को शेयर ही नहीं किया जा रहा है तो आपके देश में किस बात की डेमोक्रेसी है। तब मोरल रीजन में ये है कि इट इज अ वेरी स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का क्या है, आत्मा है कि अगर डेमोक्रेसी है तो पावर का शेयर होना ही चाहिए। देन पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि उन पर कैसे शासन किया जाना चाहिए। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। लोगों को ये अधिकार मिलना ही चाहिए कि उन पर शासन कैसे होना चाहिए। ये भी मोरल रीजन है। एंड देन नेक्स्ट मोरल रीजन क्या है कि अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होता है जहां पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर कर सिस्टम का पार्ट बन सके। जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उस गवर्नमेंट सिस्टम का सिटीजन भी पार्ट बन सके अपने पार्टिसिपेशन से, तब उस गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहेंगे, वैलिड गवर्नमेंट कहेंगे। अदरवाइज वो वैलिड गवर्नमेंट नहीं है। तो दीज आर द रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द पावर शेयरिंग। पहला प्रूडेंशियल रीजन है, सेकेंड मोरल रीजन है। ये भी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बोर्ड में पूछ दिया जाता है। कभी प्रूडेंशियल रीजन पूछ दिया जाता है तो कभी मोरल रीजन पूछ दिया जाता है, या डायरेक्ट वे में ऐसे भी जनरल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो अब कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि मुझे कुछ प्रोत्साहन मिले, ताकि और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना सकूं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फाइनली हम लोग सिविक चैप्टर 1 के फाइनल पार्ट की ओर मूव करते हैं और इस पार्ट के साथ इस चैप्टर को हम लोग द इन कर देंगे। इस पार्ट के साथ इस चैप्टर को हम लोग द इन कर लेंगे। अगर बात कर लिया जाए कि अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग सबसे पहले बेल्जियम के बारे में जानते हैं कि बेल्जियम कहाँ है, वहाँ पर कौन कौन से लोग रह रहे हैं, किस तरह के उनके बीच टेंशन है और कैसे वहाँ पर पावर को शेयर किया गया। सेम चीज़ हम लोग श्रीलंका के बारे में भी पढ़ते हैं कि श्रीलंका कहाँ है, कौन कौन से लोग वहाँ रह रहे हैं और फिर कैसे वहाँ पर पावर को शेयर किया गया। ओके, उसके बाद एक और टॉपिक था कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, वहाँ पर आप देखते हो प्रूडेंशियल रीजन और फिर आप देखते हो मोरल रीजन। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं और हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर को कैसे शेयर किए जाते हैं, ये इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव था। चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको ये बताया जाए कि डेमोक्रेसी में कैसे पावर को शेयर किया जाता है। तब आप कह सकते हो कि इतना गोल गोल घुमाने की ज़रूरत क्यों थी, डायरेक्ट ही बता दिया जाता, समझ लेते। लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि आप भी अपने मित्र के साथ कोई भी बात डायरेक्ट शेयर नहीं करते हैं, गोल गोल घुमा कर ही जो है सकी टू द पॉइंट वाली बातें बताते हैं। सो डैट्स वाई यहाँ भी यही चीज़ें किया जा रहा है कि पहले बेल्जियम का केस स्टडी कराया जा रहा है, फिर श्रीलंका का केस स्टडी कराया जा रहा है और फिर बताया जा रहा है कि देखिए ये सारे मेथड हैं, ये सारे कॉमन अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इज डिस्कस हियर। जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग है जो डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिल जाएंगे वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। लाइक जो फर्स्ट वन है वो फर्स्ट वन ये है कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, उसके बीच शेयर किया जाता है। फर्स्ट टाइप यही है, फर्स्ट टाइप यही है कि पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच शेयर कर दो। पहला टाइप यही है, इसके बारे में क्लास 9th में भी आप पढ़े हुए हो। एंड दिस इज नोन एज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, और इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहा जा रहा है क्योंकि ये जो तीनों ऑर्गन्स है एक हॉरिजेंटल लाइन में है, क्योंकि ये जो तीनों ऑर्गन्स है एक हॉरिजेंटल लाइन में रहकर अलग अलग पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर को चेक्स और बैलेंस करेगा। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पावर को चेक्स और बैलेंस करेगा। जो जुडिशरी है, जुडिशरी भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पावर को चेक्स एंड बैलेंस करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट वन। दिस इज द फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। देन व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? सेकेंड मेथड क्या है पावर शेयरिंग का? तो क्या बोला गया कि पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके बीच भी पावर को शेयर किया जा सकता है। सेकेंड टाइप ये है कि जो अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट है उसके बीच भी पावर शेयर किए जा सकते हैं। लाइक जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, लेवल 1 पर एक जनरल गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए है, ठीक है, जिसको आप फेडरल गवर्नमेंट भी कह रहे हो। देन गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, देन प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट है उसके बीच भी पावर शेयर किए जा सकते हैं, जिसको आप स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हो। तो मान लो कि 2 लेवल पर गवर्नमेंट है ना, एक लेवल 1 पर है जिसको आप फेडरल गवर्नमेंट कह रहे हो, एक लेवल 2 पर है जिसको आप स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हो। तो इसके बीच भी क्या कर दो, पावर को आप शेयर कर दो। 50% पावर इसे दे दो और 50% पावर इसे दे दो। तो ये हुआ सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड ये है कि अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके बीच भी पावर शेयर किए जा सकते हैं। ओके, इंडिया में ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। देन थर्ड टाइप की अगर बात कर लिया जाए तो पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो अलग अलग सोशल ग्रुप है वो अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच भी पावर शेयर किए जा सकते हैं। वो सोशल ग्रुप या तो रिलीजियस हो सकता है या तो लिंग्विस्टिक हो सकता है। थर्ड है कि पावर में बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर को आप डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच शेयर कर सकते हो। वो सोशल ग्रुप या तो रिलीजियस हो सकता है या तो लिंग्विस्टिक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात कर लिया जाए तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। याद कीजिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को, याद कीजिए कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो मेंबर थे उस मेंबर को डच, फ्रेंच, जर्मन ये तीनों कम्युनिटी चुनते थे। इस बात से मैटर नहीं करता है कि वो देश के किन हिस्सों में रह रहे हैं। देन क्लास 9th में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकसभा में कुछ जो सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और कुछ जो सीटें हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्या है, एक सोशल ग्रुप है और उस सोशल ग्रुप को क्या किया गया है, लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है। तो थर्ड टाइप हमारा यही है कि पावर को सोशल ग्रुप के बीच शेयर कर सकते हो। वो सोशल ग्रुप या तो रिलीजियस हो सकते हैं या तो लिंग्विस्टिक हो सकते हैं। फोर्थ वन, तो फोर्थ वन में क्या बोला गया कि पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच शेयर किए जा सकते हैं। प्रेशर ग्रुप हो गया, प्रेशर ग्रुप जैसे कई सारे प्रेशर ग्रुप होता है। विद्यार्थी स्टूडेंट का प्रेशर ग्रुप होता है, स्टूडेंट यूनियन बना हुआ है। किसानों का ग्रुप बना हुआ है,
बिजनेसमैन का ग्रुप बना हुआ है, महिला मोर्चा बना हुआ है। तो पावर को अलग अलग प्रेशर ग्रुप के बीच शेयर किए जा सकते हैं। एंड मूवमेंट्स वैसे आंदोलन हु कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, वैसे आंदोलन जो आंदोलन क्या कर रहा हो, सरकार को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, प्रभावित कर रहा हो, उसके साथ भी पावर शेयर किए जा सकते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। पहला ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर किए जाएंगे। सेकेंड ये है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके बीच पावर शेयर किए जा सकते हैं। थर्ड ये है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो या लिंग्विस्टिक ग्रुप है, उसके बीच पावर शेयर किए जा सकते हैं। फोर्थ में क्या देखते हो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स, इसके बीच पावर शेयर किए जा सकते हैं। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। इसमें जो फर्स्ट टू है, फर्स्ट टू थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट टू टाइप जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, इससे रिलेटेड एक अलग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग के बीच अंतर क्या है। तो लास्ट में उसको भी देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। क्या करना है, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग को वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग से डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चीज़ें पहले से ही पढ़ा हुआ है, आप वेल नोन हो चुके हो, अब तक चीज़ें समझ में आ चुकी है। बस इस पॉइंट को थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। देखिए, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, इन दिस डिवीजन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी बताएं ही कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दूसरी तरफ इसमें क्या देखते हो, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है, लेवल 1, लेवल 2, अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके बीच पावर वहाँ शेयर किया जाता है। ओके, देन है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उसका पावर अलग अलग होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको लागू करना, और जुडिशरी का काम है जस्टिफाई करना। तो यही बात बोला गया कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर एंड इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पावर का सेपरेशन है, पावर का क्या है, सेपरेशन है। दूसरी तरफ इसमें क्या देखते हो कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड जो पावर है वो क्लियरली कहाँ मेंशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। अलग अलग लेवल के पास जो पावर है उस पावर को क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया जाता है। देन यहाँ पर क्या बोला गया कि इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। बता रखे हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है ताकि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज न कर सके। यहाँ पर आप कोई भी चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम नहीं देखते हो, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है क्लियरली हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच डिवाइडेड है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप जो है चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम नहीं देखते हो। ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो अमूमन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसको अलग से भी डिफ्रेंशिएट कर दिए ताकि आप चीज़ों को बेहतर वे से एनालाइज कर सको, समझ सको। और यहाँ पर आपका जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। देखिए लास्ट में सारे चैप्टर से क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं इस चीज़ को भी हम करवाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हर एक चैप्टर का कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए पेशेंस रखना है। अभी फ़िलहाल आप नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं, चैप्टर को समझ सकते हैं, नोट्स को याद कर सकते हैं, नोट्स भी याद रहेगा तो इसी नोट्स को क्वेश्चन आंसर में भी कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।